फिर हाजिर है महफिल के इस अंक में एक नए कवि के साथ, नए कलमकार के साथ। दोस्तों, हिंदी साहित्य के महाकवि, बड़े कवि, बहुत बड़े कवि अज्ञेय जी ने कहीं लिखा कि मानवीय सभ्यता पर जिन्होंने ऐसे मनुष्य, जिनमें जो मनुष्य तो हैं लेकिन उनमें मानवीय सभ्यता नहीं है, उन पर कहीं लिखते हैं कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, तुम्हें नगर में बसना भी नहीं आया, फिर ये जहर कहाँ से पाया। ये होती है नई कविता। ये होती है वो कविता जिसे लोग अतुकात कविता कहते हैं, लेकिन नई कविता है जिनमें भाव पक्ष जिनका इतना प्रबल होता है कि उनका भाव सीधे मनुष्य के अंतर मन से लेकर के अंतर मन तक उतर जाता है। आज हमारे बीच में नई कविता की, यानी कि आतुकांत कविता जिन्हें लोग कहते हैं, और वही नई कविता है। उस नई कविता की एक बहुत बड़ी कवित्री और बहुत बड़ी कहानीकार हमारे बीच में है, आभा श्रीवास्तव। आइए उनसे तारुफ करवाते हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। आभा जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पेप्टेक के इस कार्यक्रम में, महफिल में। दोस्तों, हम बता दें आपको कि आभा जी की एक कहानी संग्रह मुट्ठी भर मोती और एक कविता संग्रह बिखरे मोती, 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। कहानी संग्रह इनका बहुत आगे तक गया है और इन कहानियों में इन्होंने बहुत ऊंचाइयां हासिल की हैं। कविताएं इनकी बहुत अच्छी हैं, सीधे सीधे मन तक उतरती हैं। नई कविता है, लेकिन नई कविता का भाव पक्ष इतना प्रबल होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और वह भाव पक्ष जो जिस भाव पर कविता लिखी जाती है, वो कविता सीधे मनुष्य के मन तक पहुंचती है। और उनकी प्रत्येक कविता की हर पंक्ति सीधे जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि निश्चित रूप से ये कितनी आकर्षक, कितनी मनमोहक है। आइए हम उनसे कविताएं भी सुनेंगे और उनसे कुछ बातें भी करेंगे। आवाज़ सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है? मैंने हिंदी में मैंने एमए किया है। अच्छा। और मैं बीएड हूँ। तो ये कविता लिखने की जो रुचि आपको, या कहानी लिखने की जो रुचि आपकी, वो कहाँ से उत्पन्न हुई? यह मुझे बचपन से ही कविता लिखना अच्छा लगता था। वैसे मेरे मामा जी हैं मोहनलाल श्रीवास्तव, अब नहीं है इस संसार में। अच्छा। लेकिन वो भी कवि थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे। अच्छा। कमला प्रसाद त्रिपाठी जी को आप हाँ, जानते हैं। हाँ। उनके वो मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र थे। अच्छा, तो आपको ये विरासत से मिली है, ये कहें? जी। जी। और कहानियाँ भी मैं बचपन से लिखती आ रही हूँ। मुझे याद है पहले मैं छोटे छोटे यूँ ही ऐसी कहानियाँ लिखती रहती थी। फिर जब मैं कक्षा 10वीं में थी तो मैंने लोटपोट पत्रिका आती थी। अच्छा, उसमें हाँ। मैंने कहानी भेजी थी, उपहार। यद्यपि कहानी बड़ी गंभीर थी, पर वो कहानी लोगों ने बहुत पसंद की थी उस समय। और वहाँ से आपको मनोबल बढ़ा? तब से मेरा मनोबल बढ़ा है। तो इस कहानी के क्षेत्र में आपने कहाँ तक, किन ऊंचाइयों तक कुछ हुआ, कहाँ तक पहुँचे हैं आप? इसकी यात्रा कहाँ तक रही है आपकी? कहानियाँ मैंने यहाँ आकाशवाणी छतरपुर में भी मेरी बहुत कहानियाँ आई हैं। अच्छा। उसके लिए काफ़ी लोगों ने पत्र भी लिखे हैं उसके लिए। और साहित्यिक पत्रिकाओं में भी, पत्रिकाओं में भी मेरी कहानियाँ प्रकाशित होती रही हैं। और व्यावसायिक पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई हैं। और लोगों के बधाई संदेश, बधाई पत्र भी मुझे लगातार मिले हैं। और मामूलिया में भी मेरी नर्मदा प्रसाद गुप्त जी, मामूलिया बहुत अच्छी बुंदेली पत्रिका निकलती थी, तो उसमें भी मेरी कहानी बचपन प्रकाशित हुई। हाँ, काफी चर्चित कहानी रही है बचपन, लोगों ने काफी सराहा और आज भी चर्चा में है वो कहानी। तो बचपन हम चाहते हैं कि हम आपसे बातें भी करते रहेंगे और कुछ कविता भी हमारे दर्शकों तक आपकी पहुँचे। तो शुरुआत करते हैं, हम चाहते हैं काव्य यात्रा शुरू करें। आपको ये अपनी कविता दी। जैसे मैं अपनी चर्चा करती हूँ, मैंने एक कविता लिखी थी जब मैंने अपनी स्कूल की यात्रा समाप्त की थी। तब तो उस समय स्कूल से बच्चे बिछुड़ जाते हैं आपस में। हाँ, सब यहाँ वहाँ हो जाते हैं। तब मैंने वो कविता लिखी थी। जी, स्वागत है। तो वैसे मेरी इस पत्रिका में पहली कविता मैंने उसी को डाला है, क्योंकि वह कविता मेरी एक यादगार कविता बनकर रह गई है। यद्यपि उसमें भाव हैं, जैसे जीवन के खेल खेल को, जीवन के खेल खेल को कैसे समझ सकती हूँ मैं, मन दर्पण में होते बिंबित बीती स्मृतियों के प्रतिबिंब। वाह। विस्मृत करना चाहा तो प्रतिरोध किया इन नैनों ने, विस्मृत करना चाहा तो प्रतिरोध किया इन नैनों ने, गीली पलकों को छू समझाया तो रो रो हट दिखाया सपनों ने। क्या बात है, वाह। मन दर्पण को फोड़ देना चाहा, मन दर्पण को फोड़ देना चाहा, पर कोना भी रूठा नहीं उसका, तन चटका नहीं उसका। वाह। स्मृति प्रतिबिंब झलक अतीत सौंदर्य में भुला देती। क्या बात है। स्मृति प्रतिबिंब झलक अतीत सौंदर्य में भुला देती, हट जाना चाहा तो फिर हंस मुझको खींच लेती। क्या बात है। यह अपनापन
कैसे दूर कर दूं, यह अपनापन कैसे दूर कर दूं, कैसे विस्मृत कर दूं, छिप जाऊं कहाँ कहाँ मन दर्पण रख दूं, छुप जाऊं कहाँ कहाँ मन दर्पण। क्या बात है, वाह वाह। मन दर्पण शीर्षक से ये कविता जो आपके इस बिखरे मोती पत्रिका में छपी है। दोस्तों ये इनकी पुस्तक है आभा श्रीवास्तव जी की, जो प्रकाशित हुई है। इसकी पहली कविता ही मन दर्पण है। आभा जी, अभी वर्तमान में आप क्या कर रही हैं, संप्रति क्या है आपकी? इस समय, इसके पहले तो मैं यहाँ पर छतरपुर जिले में व्याख्याता। हाँ जी, मैं व्याख्याता पद पर कार्यरत थी यहाँ जो एक्सेलेंस स्कूल है उत्कृष्ट विद्यालय में, और इसी में मैं एनसीसी ऑफिसर भी मैं रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह। और मेरे लिए एनसीसी ऑफिसर होना बहुत गर्व की बात रही है। उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, सेना का मैंने जीवन देखा। जीवन, जी जी। और उसमें मुझे बेस्ट एनसीसी ऑफिसर का प्रमाण पत्र भी मिला है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। और निश्चित रूप से अच्छा एनसीसी ऑफिसर आप रही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपके मन में सीमा पर जो जवान खड़े रहते हैं, सीमा पर जो लोग हमारे देश के लिए तत्पर रहते हैं, उनके जीवन के बारे में भी आपको कुछ पता चला होगा, उनके जीवन में भी आपने झांक कर देखा होगा, तो आपको लगा होगा कि देशभक्ति का जज्बा होता है, वो जज्बा आपने फिर अपने जो आपका शिक्षा देने का कार्य है, जो आपके स्टूडेंट हैं, जो आपके छात्र हैं, उनमें भी आपने उपयोग कहीं ना कहीं किया होगा। उसका मैंने भरपूर उपयोग किया है जी। और क्योंकि मेरे अंदर शुरू से ही यह भावना रही भी है कि जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को लोग छुट्टी का दिन बना लेते हैं जी। लेकिन मेरा मानना है कि इसे छुट्टी का दिन ना मनाया जाए। उन देशभक्तों को, उन रणबांकुरों को हम उस दिन नमन करें, उन्हें सलाम करें। और मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां मैं उन्हें हर बार न्यौछावर करती हूँ। संकटों में चीख हम देते नहीं, संकटों में चीख हम देते नहीं, जिंदगी की भीख हम लेते नहीं, हर समय तैयार हैं प्रस्थान को, मौत की तारीख हम देते नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये गुप्त जी की बड़ी चर्चित पंक्तियां हैं और आपने हमारे इस कार्यक्रम में सुनाई, इसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। हम चाहते हैं कुछ पंक्तियां, कुछ कविताएं आपकी ओर पहुंचे दर्शकों तक। चलिए, जब इसी की बात चली है तो मैं इसको ही आगे बढ़ाती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है तो वह इमारत है, क्योंकि नींव तो उन्होंने बना दी है हमारे देशभक्तों ने, जो एक अलग जगाई थी, और नींव है हमारे पास। लेकिन यदि कंगूरा मजबूत हो, इमारत मजबूत हो तो बहुत अच्छा है। जी। तो युवा पीढ़ी के लिए समर्पित है मेरी एक कविता। स्वागत। ए इमारत गिर मत जाना, ए इमारत गिर मत जाना, नींव बड़ी मजबूत है, डोर तुम्हारे हाथ में यही बड़ा सबूत है। वाह। चुन चुन पत्थर नींव बनी है, त्याग की मिट्टी लहू सनी है, गाढ़ा गाढ़ा रक्त हरदानी का, बलिदान स्वतंत्रता सेनानी का, रखो लहू की लाज तुम भारत का ताज। क्या बात। लालच भ्रष्टाचार की दीमक चाट रही है दीवारों को, गिद्धों की आंखें ताक रही हैं भारत को, वाह। रखो लहू की लाज तुम भारत का ताज। क्या बात। मजबूत नींव पर सजा कंगूरा, मजबूत नींव पर सजा कंगूरा, जगमग जगमग प्रकाश करेगा, भारत का सच्चा लाल राज करेगा, राज करेगा, राज करेगा। क्या बात है, वाह। रखो लहू की लाज। क्या बात है, वाह। ये प्रोत्साहन की कविता है, जहाँ आपने युवाओं को प्रोत्साहित करने की और उनमें देशभक्ति के प्रति, उनमें देश के प्रति भाव उत्पन्न करने के लिए आपने उन्हें प्रेरणा देने की कोशिश की। हम बात वहाँ हमारी छूट गई थी बीच में कि हम आपसे पूछ रहे थे कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं। हाँ, मैं वर्तमान में मैं प्राचार्य के पद पर हूँ, हाई स्कूल में अलीपुरा में मैं कन्या विद्यालय में हूँ। और मैंने अभी इसके पहले मैं हिंदी व्याख्याता के पद पर कार्यरत थी। एनसीसी ऑफिसर की बात चली तो जज्बा आ गया, जोश आ गया। हिंदी के हैं भी, हिंदी तो हिंदी मेरा बहुत अच्छा विषय रहा है। इसमें भी मुझे बहुत ही अच्छा लोगों का क्या कहना चाहिए, रिस्पॉन्स मिला है। और विद्यार्थियों को मैं हिंदी पढ़ाती थी, मेरे पास लोग पढ़ने आते थे, और मैंने ट्रेनिंग भी लोगों को दी है हिंदी में, और मुझसे पढ़ने के बाद लोग बार बार मेरे पास पढ़ने आना चाहते हैं। मेरे लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। हिंदी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, चूँकि आपका हिंदी विषय रहा है। ये हिंदी जो भाषा हमारी है, ये कहाँ से कैसे उत्पन्न होती है, कहाँ से कैसे आई है?
जैसे सुना कई भाषाओं, जब हिंदी की उत्पत्ति हुई है तो कई क्षेत्रीय बोलियां मिलकर के एक भाषा बनी, और जो जैसे हिंदी का रूप दिया गया, ऐसा मैंने भी पढ़ा है। वर्तमान में तो अब हिंदी को हम ये मान लें कि किसी बच्चे का जन्म हमारे घर में हुआ है और पड़ोसी ने उसका नामकरण किया है, तो ठीक इसी तरह से हिंदी भी है ये। और हिंदी में सारी भाषाएं, उर्दू, अंग्रेजी, सब कुछ सब मिला हुआ है। और वर्तमान में हिंदी ने एक अलग ही अपना एक रूप धारण कर लिया, यानी कि एक ऐसी भाषा जहाँ से हमें जिस भाषा के अच्छे शब्द मिले हमने वो हिंदी में शामिल कर लिया, और उस एक परिष्कृत स्वरूप को, भाषा के परिष्कृत स्वरूप को हिंदी का नाम दिया गया, वो हमारी हिंदी भाषा है जी। जैसे कि जब आधुनिक काल प्रारंभ हुआ था तो उस गद्य का लेखन प्रारंभ हुआ था उसी समय, क्योंकि रीति काल तक तो गद्य लिखा नहीं जाता था। जैसे कि एक प्रश्न हमेशा आता है कि आधुनिक काल की देन क्या है ना, तो जो गद्य है वो आधुनिक काल की देन है, इसीलिए आधुनिक काल की देन है गद्य, क्योंकि आधुनिक काल से ही लिखा गया है, कहानी है, निबंध है, सब आधुनिक काल से ही। अच्छा, इसके पहले सब कविता के रूप में लिखा जाता था, उसके पहले गद्य था ही नहीं था। ये आधुनिक काल गद्य जो भी आए हिंदी साहित्य में वो आधुनिक काल की देन है। अरे भाई, ये एक और तो उस समय जैसे कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, शुक्ल जी थे, तो इन सब लोगों ने जो नए साहित्यकार थे, जो नए लेखन के लिए जो उभर कर जो सामने आ रहे थे, तो उनमें इन लोगों ने बहुत मैंने उनकी भाषा को परिष्कृत किया है, उनके साहित्य को उभारा है, उन्हें आगे बढ़ाया है, और भाषा धीरे धीरे परिष्कृत होती चली गई है हमारे। मैं आधुनिक काल से बात कर रही हूँ। तो इस तरह से हिंदी का रूप और अपभ्रंश और वो जो प्राकृत यहाँ से होते हुए इसकी यात्रा रही है, तो हिंदी का आज जो रूप है वह बिल्कुल एक अलग ही रूप है, और इसको जानने के लिए तो बहुत कुछ शुरू से पढ़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आधा घंटे के एपिसोड हम सब कुछ बता भी नहीं सकते, यही बात सच है। लेकिन हम चाहते हैं कि कविता भी बीच बीच में हमारे दर्शकों तक पहुँचती रहें, तो कोई आपकी कविता? एक यह कविता है, इसका शीर्षक है काश तुम इंसान ही रहते। रात को स्वप्न में गहरी नींद में दुश्मन को मैंने मार दी गोली। रात को स्वप्न में गहरी नींद में दुश्मन को मैंने मार दी गोली। हत प्रपथी में मर गया इंसानी भेड़िया। कितनों को सताया इसने, क्रूरता का किया मैंने विरोध। क्रूरता का किया मैंने विरोध, दुश्मन हो गया मेरा। वह ढूंढता था मुझे, मैं बंदूक तलाशती थी। वह ढूंढता था मुझे, मैं बंदूक तलाशती थी। कल्पनाओं में उस पर दागती थी। आज रात स्वप्न में मार कर खोद कर पथरीली बंजर जमीन दफना दिया मैंने वह मरा आदमी। क्या बात है, दफना दिया मैंने वह मरा आदमी। अपनी ईमान की ताकत पर गर्व हुआ मुझे, मार दिया उसे। पथरीली बंजर जमीन, पथरीली बंजर जमीन, यहाँ देखिएगा, पथरीली बंजर जमीन, अरे उग आया पेड़। क्या बात है। लटके थे इंसानी भेड़िए, वाह। लटके थे इंसानी भेड़िए, एक ही शक्ल के, एक ही अक्ल के, ढेर सारे पैने दांत वाले, नख वाले, लार वाले। मैंने तो मारा था एक, मैंने तो मारा था एक, पेड़ में लग गए अनेक। इंसानी भेड़ियों का वृक्ष, इंसानी भेड़ियों का वृक्ष, खूंखार आदमी है सशक्त। अब सोचने लगी मैं, पक कर ये भेड़िए जमीन पर टपक जाएंगे। अब सोचने लगी मैं, पक कर ये भेड़िए जमीन पर टपक जाएंगे, मासूम इंसानों पर लपक जाएंगे। एक एक भेड़िया तोड़कर फेंक दूं, एक एक भेड़िया तोड़कर फेंक दूं, ये तो भागने लगेंगे, लोगों को सताएंगे। इंसान तुम क्यों हो गए भेड़िया, इंसान तुम क्यों हो गए भेड़िया। ना तुम सबको नोचते, रक्त पीते चीथते। काश तुम इंसान ही रहते, काश तुम इंसान ही रहते, तो क्यों मार देती। तुम तो पथरीली जमीन पर भी उग आते हो, बंजर जमीन पर भी पनप जाते हो। एक खूंखार आदमी से इतना घना पेड़ देखो लग गया, एक खूंखार आदमी से इतना घना पेड़ देखो लग गया। अनगिनत इंसानी भेड़ियों का कितना घना जंगल होगा। क्या बात। छीन ली तुमने मानव की मुस्कान, तुमने छीन ली मानव की मुस्कान। हाय नरलोक में कैसा अमंगल होगा, हाय नरलोक में कैसा अमंगल होगा।
बहुत 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 बढ़िया कविता है। हम चाहते हैं हमारे दर्शक वहाँ तक भी पहुँचे जिस भावभूमि पर ये कविता लिखी गई है। तो आपके ही जी समाज में बहुत ही विभीषिकाएं हैं जी, बिल्कुल बड़ी विसंगतियां हैं और जी और बड़ी समस्याएं हैं, कुरीतियां हैं और इन सब से संघर्ष करना, जूझना पड़ता है एक ईमानदार व्यक्ति को। बिल्कुल 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 सच बात। और जब वो जूझता है, आगे बढ़ता है, तो संघर्ष करता है, और जो संघर्ष करता है तो मैं तो यह जानती हूँ कि वह निश्चित ही वो आगे बढ़ता है। तो इसका मतलब कि इसका पूरी कविता में एक ईमानदार आदमी के संघर्ष की व्यथा है। और जब वो बहुत मुकाबला करता है दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का, तो उसके मन में आक्रोश भी जागता है। बिल्कुल बिल्कुल आक्रोश ना, और उस आक्रोश को के कारण वो कभी कभी बड़ा कदम भी उठाना चाहता है, हालांकि उसे रोक लेना चाहिए। तो स्वप्न में ही मैंने उस इंसान को गोली मार दी है। जो ऐसे इंसान को जो है तो निष्ठावान, ईमानदार, लेकिन वो कोई बुरा कदम उठाना चाहता है, उस व्यक्ति को गोली मार दी आपने। जी नहीं, मैं नहीं, जो ईमानदार है उसके पीछे वो पड़ा हुआ है। हाँ। और अब तो उसको मैंने उसने उसको गोली मार दी है जी। और जो वो व्यक्ति है, तो इंसान कितना खतरनाक है जी, बहुत खतरनाक है इंसान। अब उसको क्योंकि जमीन में दफना दिया तो उसका पेड़ उगाया, उससे तो तमाम खतरनाक बीज हम जब डालते हैं तो उससे फल निकलते हैं। इंसान एक ऐसा बीज है कि जो भेड़िए की शक्ल के रूप में, मतलब हाँ, जो कहते हैं कि कुत्ता भी वफादार होता है। नहीं, इंसान भी होता है, लेकिन हर तरह के हर तरह के लोग हैं समाज में। वैसे बहुत से लोग बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे यदि हर तरह के लोग समाज में ना होते तो कविताएं ही उन लोगों पर क्यों लिखी जाती, वो शब्द ही क्यों आते हिंदी साहित्य में, हिंदी डिक्शनरी में। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो समाज में ऐसे लोग हैं भी जिनके लिए ये सब कविताएं लिखी जाती हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश की जाती है। और ये अच्छा, आप जो कविता लिखती हैं, आपने जब कविता लिखना शुरू की तो आपको कभी ये नहीं लगा कि आप मंचों पर जाएं, मंचों पर पहुंचें? आपने क्या उद्देश्य बनाया? हाँ, मैं शायद अंतर्मुखी थी। अच्छा यही मान लेती हूँ। अच्छा, मंच में मुझे मौके तो मिले हैं, लेकिन मैं व्यस्तता के कारण या कई परिस्थितियों के कारण मैं नहीं जा पाई हूँ। और मुझे मैंने अपने विद्यालयन क्षेत्र में मैं अभिनय भी करती थी। अरे वाह वाह, क्या और अभिनय के क्षेत्र में भी मुझे काफी पुरस्कार मिले हुए हैं। बिल्कुल, हमारा चैनल कभी यदि कोई अभिनय का कार्यक्रम बनाता है तो हम आपको आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद। तो मुझे बहुत शौक रहा है, मेरी भी धारावाहिक वगैरह जब देखती हूँ तो मुझे देखकर लगता है कि मैं एक अच्छा धारावाहिक लिखूं, क्योंकि जो साहित्य होता है और जो लेखन होता है उसका प्रभाव समाज पर बहुत पड़ता है। तो ये धारावाहिक लिखना तो आपके लेखन कर्म के अंतर्गत आ गया, लेकिन उस धारावाहिक में जो अभिनय वाले पात्र हैं, क्या आपका मन होता है कि आप जाकर उसमें अभिनय करें? बिल्कुल होता है, बहुत होता है, लेकिन मैंने इसके लिए कोई कोशिश नहीं की। हाँ, यद्यपि मुझे एक आध बार मौके मिले हैं, पर मैंने फिर कोई प्रयास नहीं किया इस क्षेत्र में। शायद मेरा जॉब इस तरह से था कि वो उसमें व्यस्तता, जॉब की व्यस्तता से समय नहीं दे पाए। और होता भी है कि ऊपर वाला लिख के भेजता है कि हमें कहाँ जाना है। और पढ़ाने का मुझे नशा भी था। मैं जब तक मैं 2 पीरियड नहीं ले लेती थी तब तक मुझे नींद नहीं आती थी। आज भी मैं यद्यपि प्राचार्य हूँ, फिर भी मैं कक्षाओं में जाकर पढ़ाती जरूर हूँ। जी, ये तो बहुत अच्छा नशा है और ईश्वर करे कि सभी शिक्षकों में ये नशा रहे। तो हम चाहते हैं कि कोई और कविता हमारे दर्शकों तक आपकी पहुँचे। वर्तमान में हम जब विज्ञापन देखते हैं या हम जब कुछ ऐसी विसंगतियाँ देख रहे हैं तो थोड़ा देखकर अटपटा लगता है। तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। जी बिल्कुल, स्वागत है। फैशन के नाम पर किस तरह से लोग अपने आप को बिल्कुल ही मर्यादाहीन हो रहे हैं। नग्न हो जाना प्रगतिशीलता है अगर, नग्न हो जाना प्रगतिशीलता है अगर, तो प्रगतिशील थे जानवर, प्रगतिशील थे पूर्वज। वाह। और सभ्यता की आड़ में उतार फेंकी लज्जा, सौंदर्य से भरी सज्जा। हीरों का हार तुम्हारा, हीरों का हार तुम्हारा, नग्न देह में क्या चमकेगा क्या दमकेगा। जो आकर्षण है तुम्हारी मर्यादा में, सौम्यता में, विनम्रता में, सौजन्यता में, उसे ही उतार फेंका, उसकी चमक को नहीं देखा, उसकी चमक को नहीं देखा। क्या बात है, वाह 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 वाह। बिल्कुल नवीन सभ्यता पर, पश्चिमी सभ्यता पर इतना बेहतरीन कटाक्ष निश्चित रूप से आप जैसी बड़ी कवित्री ही कर सकती हैं।
लेकिन चलने से पहले हम आपसे कुछ और एक आध सवाल करना चाहते हैं कि कभी आपने तमाम विसंगतियों पर लिखा, तमाम कुरीतियों पर लिखा, कभी भ्रष्टाचार पर लिखा आपने? बिल्कुल, भ्रष्टाचार पर भी मेरा आक्रोश जागा है। जी बिल्कुल, तो वो आक्रोश भी हमारे दर्शकों तक पहुंचना चाहिए आपका। बिल्कुल जी, स्वागत। ये है, इसका शीर्षक है स्वर्ग पापियों को मुबारक। इसमें मैंने इसको शुरू किया है इस तरह से कि जैसे यमदूत हैं और वो नर्क और स्वर्ग में हमें पहुंचा रहे हैं, तो हमारे धरातल पर, इस धरती पर यमदूत हमें कहाँ स्वर्ग दे रहा है, कहाँ नरक दे रहा है, भ्रष्टाचार कैसे पनप रहा है। देखिएगा इसकी वानगी। रंग काला सींग दो हैं, रंग काला सींग दो हैं, भैंस सा हट्टा कट्टा, देख यमदूत वो हैं। नमस्कार यमदूत जी, नमस्कार यमदूत जी, मैंने अभिवादन किया, मुस्कुराए जब वो तो मन पावन हुआ। मौत का खाता उनके हाथ में, मौत का खाता उनके हाथ है, उनका भैंसा उनके साथ है, बिना लिए दिए बात होती नहीं, बिना लिए दिए बात होती नहीं, अंधेरा ही अंधेरा ज्योति नहीं। मैंने 1000 नोट दिए, समझो अनमोल दिए। बिना लिए दिए बात बनती नहीं है, तो मैंने 1000 नोट दिए, समझो अनमोल दिए। हाथ जोड़ मैंने पूछा, क्या मिला स्वर्ग या नरक? यह कम है, उन्होंने गंदे दांत निकाल दिए, हमारे 1000 लौटा दिए। यह तो बहुत कम हुए, 1000 हमने और निकाला, 1000 हमने और निकाला, 10 बार में उत्तर मिला, नरक है नरक है नरक है। मुझे चौंकना पड़ा, फिर से 10 बार उन्हें धौंकना पड़ा, मुझे चौंकना पड़ा, फिर से उन्हें 10 बार धौंकना पड़ा। यमदूत जी नत मस्तक होकर मैंने कहा, पाप से मैं दूर हूँ, ईमान से भरपूर हूँ, किसी को सताया नहीं, किसी को सताया नहीं, गलत मार्ग बताया नहीं, सत्य की परछाई हूँ, फिर क्यों गई सताई हूँ। नरक क्यों आया मेरे भाग में, नरक क्यों आया मेरे भाग में, क्यों झोंका मुझे आग में, बुलबुले के झाग में, कमीनों के राग में। उनका भैंसा आगे बढ़ा, उनका भैंसा आगे बढ़ा, देखो मैडम इधर, साहब जी बहुत बिजी हैं, साहब बहुत बिजी हैं, धनिकों के मामले ही निजी हैं। ध्यान दीजिएगा, धनिकों के मामले ही निजी हैं, मैं उपाय बताऊं जो इजी हैं। मुंह फाड़ बताया भैंसे ने, मुंह फाड़ बताया भैंसे ने, स्वर्ग की जगह बनाई है पैसों ने। खाते में नरक है तुम्हारे, खाते में नरक है तुम्हारे, लेकिन उससे क्या हुआ, लिख जाएगा स्वर्ग ए वर्ग, बी वर्ग और सी वर्ग। क्या स्वर्ग के भी 3 वर्ग हैं? लिख जाएगा स्वर्ग ए वर्ग, बी वर्ग और सी वर्ग। अजी कुकर्म का चिट्ठा यूं फाड़ा, सुकर्म लिख देंगे। अजी कुकर्म का चिट्ठा यूं फाड़ा, स्वर्ग सुकर्म लिख देंगे। स्वर्ग चाहिए तो वजन लेंगे, स्वर्ग चाहिए तो वजन लेंगे, इंद्र का चमन देंगे। हमने किया दिल कड़ा, हमने किया दिल कड़ा, क्या लगेगा पूछना पड़ा। देखिए मैडम, वैसे तो स्वर्ग में जगह नहीं, वैसे तो स्वर्ग में जगह नहीं, आप मत जाइए कहीं, बताने की वजह नहीं, स्वर्ग का दाम बढ़ गया है, स्वर्ग का दाम बढ़ गया है, बड़ों के नाम चढ़ गया है। यदि आपको बहुत भौतिक सुविधाएं चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, अच्छी जगह चाहिए, तो बड़े स्वर्ग का दाम बढ़ गया है, बड़ों के नाम चढ़ गया है, बड़े लोग वगैरह वगैरह दे चुके हैं 11-11, मतलब 11,000। पूछा मैंने, अजी 1000 से क्या, और 0 बढ़ा दीजिए, स्वर्ग में शरण लीजिए। यदि नहीं दोगे, यदि नहीं दोगे तो फिर ढोल पीटो ईमान का, खाता रहेगा बेईमान का। कलयुग है ना इसलिए, कलयुग है ना इसलिए, आदर्श सिद्धांत वाले तो बस धरती के कीड़े हैं, क्या कहने पापियों के स्वर्ग की हीरे हैं। दान के लिए दिल चाहिए, दान के लिए दिल चाहिए, तेल के लिए तिल चाहिए। सुनकर कहा मैंने तन कर, सुनकर कहा मैंने तन कर, यमदूत जी नमस्कार, यमदूत जी नमस्कार, माना आपका चमत्कार। नरक मुझे स्वीकार, नरक मुझे है स्वीकार, स्वर्ग के लिए इतना देना पड़ेगा, भ्रष्टाचार कैसे ना बढ़ेगा। स्वर्ग के लिए इतना देना पड़ेगा, भ्रष्टाचार कैसे ना बढ़ेगा। स्वर्ग के लिए कहाँ से लाएगी जनता, मानव जिंदगी भर लड़ेगा। स्वर्ग पापियों को मुबारक, स्वर्ग पापियों को मुबारक, समझ गई आपकी इबारत, भोग लूंगी नरक में,
भोग लूंगी नरक में अपने साथियों के बीच, स्वर्ग में कुकर्मी पापी नीच, शोषण है जहाँ दलदल कीच, मैं आदत से लाचार हूँ, मैं आदत से लाचार हूँ, देवभूमि का ही विचार हूँ, देवभूमि का ही विचार। क्या बात है, वाह वाह दोस्तों, बहुत बढ़िया कविता। और निश्चित रूप से हम आपको बता दें कि ये कविता उस स्वर्ग की बात नहीं हो रही थी जो हमें मृत्यु के पश्चात मिलता है। ये स्वर्ग भी इसी धरती पर है, ये नर्क भी इसी धरती पर है। वो स्वर्ग जो हमें अच्छे पैसे देकर के अच्छी नौकरियां मिल जाती है, और फिर उन नौकरियों से जो हम सुख सुविधाएं भोगते हैं वो A क्लास का स्वर्ग है। इसके बाद कुछ कम नौकरी मिलती है, कम पैसे देकर के वो B क्लास का स्वर्ग है। और इसी तरह से ये ने विभाजन किया है, और इसी धरती पर स्वर्ग और नर्क विभाजित करके ये भाव, इसी भावभूमि पर। लेकिन इससे ना घबराए जनता, इससे लोग ना घबराएं। युवा पीढ़ी हमारी इससे संदेश ले कि मुझे संघर्ष करना है, और जो संघर्ष करता है वो आगे बढ़ता है, और उसे सफलता जरूर मिलती है। संघर्ष करके हमें अपने बलबूते पर, अपने हिम्मत से, अपने शौर्य से हमें प्राप्त करना है। और जो व्यक्ति अर्जुन की आंख की तरह अपने लक्ष्य को देखता है, उसे लक्ष्य निश्चित मिलता है, हर हालत में मिलता है। और एक अर्थशास्त्र का सिद्धांत भी है कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूर्ण प्रयास नहीं किया गया। तो यदि हम कहीं असफल होते हैं तो निश्चित रूप से आप ये सोचिए कि हमने सफलता के लिए पूर्ण प्रयास नहीं किया, और आप फिर जुट जाइए, आपको सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आभा श्रीवास्तव। अगले अंक में फिर किसी नए कवि के साथ, नए कलमकार के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अभिराम पाठक को। नमस्कार। लेकिन चलने से पहले सुनिए, आपको एक बात और बताना चाहते हैं। अभी आप जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, इसके नीचे एक पट्टी चल रही है जिस पर एक मोबाइल नंबर है, एक फ़ोन नंबर है। यदि आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपकी कविताएं तमाम लोगों तक पहुंचाएं, आप इसी तरह से इस कार्यक्रम में बैठें, आएँ और अपनी कविताएं सुनाएं, तो आप हमें फ़ोन करिए। फ़ोन पर आप अपना घर का एड्रेस यानी कि पता, अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर नोट करवा दीजिए। यदि हो सके तो 2-4 कविताएं लिख करके आप हमारे स्टूडियो तक, हमारे इस कार्यालय तक भी भेज सकते हैं। हम आपको आमंत्रित करेंगे, आपसे वादा करते हैं कि हम आपको भी मौका देंगे, आपको भी आमंत्रित करेंगे अपने इस कार्यक्रम महफिल में। तो अब दीजिए हमें अनुमति, फिर मिलेंगे नए अंक में, नए कवि के साथ, नए कलमकार के साथ। नमस्कार।